हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के नए क्लास में। तो आज की जो क्लास है फ्रेंड, वो अपन सीसीटीसी का जो चेन्नई डिवीजन में एग्जाम हुआ यानी कि साउथर्न रेलवे में, उसका आज की जो पेपर है इसको अपन कवर करेंगे। और ये जो एग्जाम हुआ फ्रेंड, ये 11 नवंबर 2025 को सीबीटी मोड में हुआ, ठीक है ना। तो ये जो पेपर है इसको आज की वीडियो में पूरा कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। बहुत कुछ इसमें आपको जानने को और सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ में इस क्लास का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। टेलीग्राम का लिंक फ्रेंड आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वहां से पीडीएफ को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा और डे बाय डे रिवीजन करते रहेंगे। साथ में टेलीग्राम पर आपको प्रतिदिन रात्रि में 8 बजे क्यूज भी आपको दिया जाता है, जो कि 25 क्वेश्चन कराता है, उसमें क्वेश्चन भी बढ़ाएंगे, तो इसको भी आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास फ्रेंड। और वीडियो पर यदि नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 2025 आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने अपनी पहली विश्व कप खिताब क्या क्या जीत किया, ठीक है ना। तो उसमें किसने कौन सी टीम को हराया ये पूछ रहा है, ठीक है ना। तो किस टीम को हराकर जो महिला वुमेन्स टीम है वो आईसीसी विश्व कप 2025 को अपना नाम किया, ये बताना है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है ना। तो साउथ अफ्रीका को भारत ने हराया था कितने से, 52 रन से। कितने से, 52 रन से भारत हराया और ये जो वर्ल्ड कप है ये जीता। और ये जो फाइनल मैच हुआ था ये कहां पर हुआ था, ये आपको नवी मुंबई में हुआ था, ठीक है ना। नवी मुंबई में हुआ था। और स्टेडियम का जो नाम था वो का था डीवाई, ठीक है ना, डीवाई पाटिल स्टेडियम। डीवाई पाटिल स्टेडियम था, यहीं पर ये मैच हुआ था। और इसमें मैन ऑफ द मैच जो बनी थी वो कौन बनी थी, शेफाली वर्मा बनी थी, ठीक है ना। तो ये सभी पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फ्रेंड्स कि विंग्स ऑफ फायर, ठीक है ना। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है ये बताना, ठीक है ना। तो विंग्स ऑफ फायर जो है वो कौन सी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनकी आत्मकथा है ये बताना है। सही जो आंसर होगा फ्रेंड आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है ना। तो इनका ये जो क्या है आत्मकथा है यानी ऑटोबायोग्राफी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड। साथ में ये भी ध्यान रखेगा कि इनका यानी कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का मेमोरियल है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेमोरियल, जो कि आपको कहां मिलेगा, रामेश्वरम में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। रामेश्वरम में देखने को मिलेगा। तो इस भी पॉइंट को ध्यान में रखेगा, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है ना। इनका जो जन्म है यानी कि जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है, इनका जो जन्म हुआ था फ्रेंड ये कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर, ठीक है ना। 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। और इनका जो देहांत हुआ था वो हुआ था कब, 27 जुलाई, ठीक है ना, 27 जुलाई 2015 को, ठीक ना। तो ये भी पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखेगा। साथ में भारत ये भी ध्यान रखेगा कि ये 2002 से लेकर के, ठीक है ना, 2002 से लेकर के 2007 तक भारत के क्या बने, राष्ट्रपति भी रहे थे। इनको भारत रत्न कब मिला था, तो भारत रत्न फ्रेंड इनको 1997 यानी कि 1997 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये भी पॉइंट बनता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बाकी आप लोग कोई भी क्वेश्चन डाउट हो कोई भी क्वेश्चन के आंसर पर, तो आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है ना। चलिए बाकी अपने हिसाब से हम डिस्कशन करते हुए चलते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे ये बताना है। तो प्रथम भारतीय जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था कौन थे, सही आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना। और इसमें देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज चेन्नई में हुआ है एग्जाम, यानी कि तमिलनाडु में हुआ, तो ये तमिल लैंग्वेज में भी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये तमिल लैंग्वेज है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो ये भी मतलब कि अच्छा चीज है, ठीक है ना, कि लोकल लैंग्वेज भी एग्जाम है, ठीक है। चलिए तो रविंद्रनाथ टैगोर जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। और साथ में ध्यान में रखना इनके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इनको जो पुरस्कार मिला था वो 1913 में मिला था। कब मिला था, 1913 में। और गीतांजलि पुस्तक के लिए, ठीक है ना, गीतांजलि जो पुस्तक है इसके लिए इनको क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है ना, साहित्य के क्षेत्र में। तो ये भी पॉइंट बनता है, इस सभी को ध्यान में रखेगा। साथ में ये भी आप लोग को ध्यान में रखना कि सीवी रमन, ठीक है ना, सीवी रमन को भी नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये कब मिला था, सीवी रमन, ठीक है ना, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो 1930 में मिला, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखेगा, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को भी नोबेल पुरस्कार मिला है, ये कब मिला है, तो 1979 यानी कि 1979 में मदर टेरेसा को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार। और 1980 ईस्वी में, ठीक है ना, 1980 ईस्वी में इनको क्या मिला था, भारत रत्न मिला था। भारत रत्न जो मिला था मदर टेरेसा को 1980 में, और नोबेल पुरस्कार मिला था 1979 में, यानी कि नोबेल पुरस्कार पहले मिला था, ठीक है। अमर्त्य सेन है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार, तो ये कब मिला था, 1998 ईस्वी में मिला था, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट बनता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कि 71वें राष्ट्रीय, ठीक है ना, फिल्म पुरस्कार 2025
दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया ये बताना है। तो 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो कि 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो किनको मिला ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा फ्रेंड्स, सही आंसर हो जाएगा आपका मोहन लाल को मिला है, ठीक है ना। किनको मिला है, मोहन लाल को, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। और ये मलयालम एक्टर है, ठीक है ना, मलयालम एक्टर है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। मलयालम जो लैंग्वेज है वो कहाँ पर बोला जाता है, तो ये केरल में, ठीक है ना, केरल में, ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। साथ में ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना, ये जो पुरस्कार है इसका शुरुआत कब हुआ था, 1969 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था। और ये जो 1969 ईस्वी में जब पुरस्कार का जब आयोजन हुआ था पहली बार, तो इसमें देविका रानी, ठीक है ना, देविका, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना, देविका रानी जो कि एक्ट्रेस है, इनको मिला था ये सबसे पहला पुरस्कार, ठीक है ना। तो कभी क्वेश्चन बन जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था, तो देविका रानी को दिया गया था, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। केरल में मलयालम लैंग्वेज, साथ में वहां पर एक मोहिनी अट्टम है, ये भी आपको ध्यान में रखना। मोहिनी अट्टम जो कि शास्त्रीय नृत्य है, तो ये भी ध्यान रखेगा, वो केरल से संबंधित है, ठीक है ना। कथकली भी केरल से ही संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बनी ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका जया वर्मा सिन्हा, ठीक है ना, जया वर्मा सिन्हा जो कि प्रथम महिला है, जो कि क्या बने हैं, तो रेलवे बोर्ड की प्रथम महिला अध्यक्ष एवं सीईओ बनी है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। और साथ में इनके बारे में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, तो इनका जो जन्म है वो 18 सितंबर 1963 को हुआ था, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखना कि इनका जो कार्यकाल है वो 2023 से लेकर के 31 दिसंबर 2024 तक रहा था, यानी कि रेलवे बोर्ड के सीईओ रहे थे, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड के कि प्रसिद्ध अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो अजंता की और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है, जो कि फेमस है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ये आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। कहाँ मिलेगा, महाराष्ट्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा, जो कि एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो इसको भी ध्यान रखेगा। और यहाँ पर प्राचीन चित्र है, ठीक है ना, जो कि एलोरा और अजंता में क्या है, प्राचीन चित्र है। साथ में यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्म के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर जो धर्म है वो तीनों धर्म का चित्र इसमें बनाया गया है, ठीक ना। इसके लिए फेमस है अजंता और एलोरा की गुफाएं, जो कि आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नजदीक में, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी ऑप्शन डिस्कस करके बहुत सारा हो जाएगा लंबा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है गिर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है, ये आपको गुजरात में देखने को मिलेगा। गिर कहाँ पर, ग से गिर हो गया, ग से गुजरात हो गया, ठीक है ना। तो गिर जो है वो गुजरात में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर एशियाटिक शेर, एशियाई जो शेर है ना, इसके लिए फेमस है एक गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8 में देखने क्या है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है ये बताना है। तो कावेरी नदी है जिसका उद्गम स्थल जो है वो कहां पर है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, ठीक है ना। ये कहां है, कर्नाटक में, ठीक है ना। तो यहीं से उद्गम नदी है जो कि कावेरी नदी का है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथ में ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है कि कावेरी नदी के तट पर ही यानी कि कर्नाटक में ही आपको देखने को मिलेगा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है ना। बांदीपुर राष्ट्रीय जो उद्यान है कहां मिलेगा आपको, कर्नाटक में ही देखने को मिलेगा। साथ में नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और बेनरहट्टा राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों जो है आपको कावेरी नदी के आसपास ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कावेरी नदी, ठीक है ना, कावेरी नदी है जिसको क्या बोलते हैं, दक्षिण की गंगा, ठीक है ना, दक्षिण की जो गंगा है वो किसको बोला जाता है, तो ये कावेरी नदी को ही बोला जाता है, ठीक है ना। दक्षिण की गंगा किसे बोलते हैं, कावेरी नदी को बोलते हैं। और ये जो नदी है आपको खास करके कर्नाटक, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में बहती है, यानी कि मुख्य रूप से 3 स्टेट में ये नदी बहता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 है कि क्वेश्चन नंबर 9 है कि 2025 में जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों के प्रतिकार स्वरूप भारत द्वारा मिसाइल और ड्रोन शुरू किए गए अभियान का नाम क्या था ये बताना है। तो हाल ही में फिलहाल में जो ऑपरेशन हुआ था उसका नाम है ऑपरेशन सिंदूर है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि पहलगाम जो हमला हुआ था उसके बदले में माना जाता है कि ये हुआ था, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा क्वेश्चन है, बोला कि कौन सा पुल जो है वो पाक जल डमरू से रामेश्वरम द्वीप को भारत के मुख्य भूभाग से जोड़ता है ये बताना है।
तो पाक जलडमरू से रामेश्वरम द्वीप को जोड़ने वाला जो काम करता है वो कौन करता है? तो ये करता है पंबन पुल करता है, पंबन ब्रिज जिसको बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। पंबन ब्रिज जो कि आपको रामेश्वरम और पाक जलडमरू को क्या करता है? जोड़ने का ये जो है वो काम करता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं फ्रेंड क्या है कि 2025 में उद्घाटन किया गया कौन सा पुल विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल है, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका चंबल बोल रहे चेनाब पुल, ठीक है ना। चेनाब ब्रिज जो है वो क्या है? तो 2025 में उद्घाटन किया गया पुल जो है वो सबसे ऊंचा रेल पुल है, जो कि ऑप्शन सी जो है फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। और इसकी जो हाइट है पता है कितना? इसका जो हाइट है ये आपको देखने को मिलेगा 359 मीटर। कितना? 359 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है ना। तो 359 मीटर हाइट है, ये आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। और ये जो रेल प्रोजेक्ट है यानी कि रेल लिंक है वो कहां से कहां जोड़ता है? तो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला जो रेल लिंक प्रोजेक्ट है उसी के अंतर्गत ये आपको देखने को मिलेगा चेनाब ब्रिज, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को ही ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि भारत में पहली यात्री ट्रेन कौन सी थी जिसे 1853 में उद्घाटन किया गया था, ये बताना है। तो 1853 में जो उद्घाटन किया गया था वो जो चला था मुंबई थाने ट्रेन थी, ठीक है ना। मुंबई से थाने के बीच में चली थी, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो पहली ट्रेन चली थी वो 16 अप्रैल, ठीक है ना, 16 अप्रैल 1853 को। और लॉर्ड डलहौजी को क्या बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है ना। लॉर्ड डलहौजी को क्या बोलते हैं? रेल मैन ऑफ इंडिया, भारतीय रेल का जनक, ठीक है ना। भारतीय रेल का जनक जो है वो किसे? लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के काल में जो रेल है वो चला था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रख सकते हैं। साथ में ध्यान रखिएगा फेरी क्वीन के बारे में। फेरी क्वीन के बारे में भी कभी कभी जो पॉइंट बनता है कि फेरी क्वीन क्या था? तो फेरी क्वीन है 1855 में यह निर्मित हुआ था और दुनिया का सबसे पुराना चालू भाप इंजन है, ठीक है ना। क्या है? चालू भाप इंजन वाला जो है वो ये ट्रेन है, जो कि अब क्या है विरासत ट्रेन के रूप में ये कहाँ खड़ा है? तो रेवाड़ी में ये आपको देखने को मिलेगा। डेक्कन क्वीन क्या है? तो डेक्कन क्वीन जो है इसके बारे में देखना है, ध्यान रखना है कि ये भारत की पहली सुपरफास्ट गाड़ी थी, ठीक है ना। भारत की पहली सुपरफास्ट गाड़ी कौन है? डेक्कन क्वीन है, ठीक है ना। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ट्रेन भी कौन है? डेक्कन क्वीन ही है, ठीक है ना। महिलाओं के लिए जो अलग कोच लगाया गया था वो सबसे पहला ट्रेन कौन था? तो यही था, जिसे महिलाओं के लिए अलग से कोच जो लगता है, महिला डिब्बा जिसको बोलते हैं, तो सबसे पहले इसी ट्रेन में लगाया गया था। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस ट्रेन से संबंधित, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, जो कि इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस भारतीय नेता की प्रतिमा है, ये बताना है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कौन सी भारतीय नेता की प्रतिमा है, ये बताना है। इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। और भारत का बिस्मार्क इनको कहा जाता है, ठीक है ना। भारत का बिस्मार्क इसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, और इन्हीं के नाम पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो बनाया गया है, ठीक है ना। इसकी जो हाइट है आपको देखने को कितना मिलेगा? तो इसका जो हाइट है यानी कि स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है ना, इसका जो हाइट है फ्रेंड वो आपको देखने को मिला कितना? 182 मीटर, ठीक है ना। 182 मीटर इसकी हाइट है। और जो उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था? 31 अक्टूबर, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2018 ईस्वी को, 2018 को इसका उद्घाटन हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक है ना। और ये जो मिलेगा आपको, ये जो यूनिटी है यानी कि जो मूर्ति है, ये आपको कौन सी नदी के किनारे मिलेगा? तो ये आपको नर्मदा नदी के तट पर देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी के तट पर आपको गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ में ये भी ध्यान रखेगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि भारत का बिस्मार्क, और साथ में ये भी ध्यान में रखेगा कि प्रथम उप प्रधानमंत्री, ठीक है ना, यानी कि वाइस प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना, जो पहले बने थे कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल ही बने थे। तो ये सभी पॉइंट है, इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स की भारतीय रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन में कितने मंडल हैं, ये बताना है, ठीक है ना। तो भारतीय रेलवे के दक्षिण रेलवे में कितने मंडल हैं, ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा फ्रेंड्स? सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका टोटल 6। कितने? टोटल 6 हैं, जिसमें कौन कौन आता है तो ध्यान में लिखना है तो लिख सकते हैं, या फिर ऐसे रिविजन बस कर लीजिए। चेन्नई हो गया, मदुरई हो गया, पलक्कड़ हो गया, सलेम हो गया, तिरुचिरापल्ली और तिरुवनंतपुरम, ठीक है ना। ये टोटल 6 डिवीजन पड़ते हैं, यानी कि मंडल पड़ते हैं किसमें? तो दक्षिण रेलवे यानी कि साउथर्न रेलवे में, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान रखें, क्योंकि ये पर एग्जाम हुआ था इसलिए पूछ लिया क्वेश्चन ही, ठीक है। चलिए तो अपने अपने जोन के बारे में जरूर ध्यान रखें कितने आपको मंडल पड़ते हैं। जैसे मेरा है WCR, ठीक है ना, WCR। तो WCR में 3 मंडल है, जो कि आपको जबलपुर, कोटा और भोपाल आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे याद है, आप लोग बताइएगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का जो डिब्बा बनाया गया वो कहां पर बनाया गया था, ये बताना, ठीक है ना। तो वेयर इज द फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस
एक्सप्रेस कोच मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है ना। तो पहली जो वंदे भारत एक्सप्रेस का जो डब्बा बनाया गया वो कहां पर बनाया गया था ये बताना है। इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी कि ICF चेन्नई, ठीक है ना। तो कहां बनाएगा, चेन्नई में बनाएगा, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। और इसी को पुराना जो नाम था, यानी कि जिस टाइम पर शुरुआत हुआ था, इसको बोलते क्या, T80 के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से, T80 के नाम से, क्योंकि 18 महीने में बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इसे T80 के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। बाद में इसको जब चलाया गया, जो पहली गाड़ी चली थी वंदे भारत वो कहां से चली थी, तो दिल्ली बनारस से चली, दिल्ली बनारस से सबसे पहले चली थी। तो उस टाइम से इसका नाम चेंज करके वंदे भारत रख दिया गया था, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कुंभ मेला के बारे में, कि महाकुंभ मेला 2025 जो है वो कहां आयोजित किया गया था ये बताना है। इजी क्वेश्चन है। तो जो आपको महाकुंभ मेला जो है वो कहां पर 2025 में देखने को मिला, तो आपको प्रयागराज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल गया था, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है। बाकी आपको नासिक में, उज्जैन में और हरिद्वार में, प्रयागराज में टोटल 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में, ठीक है ना। तो ये 4 जगह पर सभी जगह में कुंभ मेला होता है। तो सभी जो जगह है उसको भी नाम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है ना। उज्जैन कौन सी नदी किनारे, तो शिप्रा नदी किनारे, जो कि मध्य प्रदेश में, यहाँ पर महाकाल मंदिर आपको देखने को मिलेगा। नासिक जो कि आपको गोदावरी नदी के तट पर मिलेगा। प्रयागराज जो कि आपको यहाँ पर संगम मिल जाएगा देखने को। और हरिद्वार आपको गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी। और हरिद्वार आपको गंगा नदी और कौन सी नदी है भूल गए, दिमाग से उतर गए, ठीक है ना। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बता दीजिए, ठीक है। चलिए गंगा नदी तो आ जाएगी यहीं से, है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे ये बताना है। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले रेल मंत्री थे फ्रेंड ये कौन थे। सही जो उत्तर होगा ये हो जाएगा आपका जॉन मथाई, ठीक है ना, जॉन मथाई, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनका जो इनका जो कार्यकाल रहा था वो कब से कब तक रहा था, तो 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 से लेकर के इनका जो काल रहा था 22 सितंबर, ठीक है ना, 22 सितंबर 1948 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका, जॉन मथाई का, जो कि क्या बने थे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री बने थे, ठीक है ना। तो इसको पॉइंट को भी ध्यान में रखेगा। भारत में पहली रेल कब चली थी, तो आप लोग अभी बता दिया 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को डलहौजी के कार्यकाल में, इसलिए भारतीय रेल के जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कि डी गुकेश, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये बना है और अच्छा क्वेश्चन है, कि डी गुकेश किस खेल के लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, ठीक है ना। तो डी गुकेश जो है वो कौन से खेल के लिए प्रसिद्ध है, तो सही जो आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका इसके शतरंज के लिए, ठीक है ना। किसके लिए, शतरंज के लिए फेमस है, जो कि ऑप्शन है सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए, शतरंज के लिए फेमस है। और सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले जो व्यक्ति बने हैं वो कौन है, डी गुकेश ही हैं, और ये 2024 में जीते थे, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट बनता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं डी गुकेश के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि आपको 5 जून को देखने को मिल जाएगा। 5 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 16 सितंबर को क्या मनाता है, तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पॉइंट बनता है, ये भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र में जीडीपी का पूरा नाम जो है वो क्या होता है ये बताना है। तो जीडीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड 21 है कि विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, ठीक है ना। तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर स्थित है, विश्व का, ठीक है ना। तो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो हो गया वो कौन हो गया, हुबली हो गया, जो कि कर्नाटक भारत में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हुबली कहां पर, हुबली कर्नाटक भारत में, ठीक है ना, हुबली जो है रेलवे स्टेशन। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान में रखेगा। और इसकी जो लंबाई है, हुबली जो स्टेशन, इसकी लंबाई कितना है, 1507 मीटर हो गया, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड, कि मैत्री एक्सप्रेस भारत और किस पड़ोसी देश को जोड़ती है ये बताना है। तो मैत्री जो एक्सप्रेस चलता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सन 2025 का नोबेल जो शांति पुरस्कार है वो किसे दिया गया। तो 2025 में नोबेल शांति जो पुरस्कार फ्रेंड किसको मिला, तो मारिया कोरिना मचाडो, ठीक है ना, इनको दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। और ये कहां के हैं, तो ये आपको वेनेजुएला, ठीक है ना, वेनेजुएला के ये हैं, महिला है, तो इनको ही मिला है। तो इसको भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 24 देख लेते हैं। क्या है 24 में कि इसरो का गगनयान मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये बताना है। तो गगनयान जो मिशन है फ्रेंड उसका संबंध किससे, तो मानव अंतरिक्ष मिशन से, ठीक है ना, यानी कि मैनेड स्पेस मिशन से संबंधित है, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है। 25 में है कि भरतनाट्यम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये बताना है। तो भारत का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का है, ये बताना है। सही जो उत्तर होगा ये आपको तमिलनाडु के देखने को मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है ना। भरतनाट्यम का है तमिलनाडु का। बाकी आप लोग और भी जो सभी है इसको भी ध्यान में रख सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया कथक हो गया, ठीक है ना। कथक जो है कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश या फिर उत्तर भारत की बोल सकते हैं। कथकली, ठीक है ना, कथकली, कथकली, कथकली जो है ये कहाँ का मिलेगा, तो ये आपको केरल को देखने को मिल जाएगा। साथ में आपको ध्यान में रखना कुचिपुड़ी, ठीक है ना, कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी जो है आपको कहाँ, तो कुचिपुड़ी आपको मिल जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्र प्रदेश का आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर ओडिसी, ठीक है ना, ओडिसी, ओडिसी जो है कहाँ का, ओडिशा का। इस तो नाम से ही पता चलेगा ओडिसी कहाँ का, ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का, ओडिशा, सॉरी ओडिशा, ठीक है ना। ओडिसी जो है वो कहाँ का, ओडिशा का मिल जाएगा। उसी प्रकार से ध्यान रखिएगा मणिपुरी, ठीक है ना, मणिपुरी, मणिपुरी, मणिपुरी कहाँ का, मणिपुर का ही रहेगा। उसी प्रकार से मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। सतरिया आपको असम को देखने को मिलेगा, सतरिया, सतरिया जिसको इस प्रकार से लिखते हैं, सतरिया कहाँ का है, ये असम का है। ये सभी शास्त्रीय नृत्य है जो कि आप लोग सभी को ध्यान में रखना है। टोटल कितने हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो टोटल 8 जो शास्त्रीय नृत्य है सभी को आप लोग ध्यान रखना है। कथक हो गया, कथकली हो गया, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी और सतरिया, ठीक है ना। तो 2 3 4 5 6 7 1 8 8 9 हो रहा, भरतनाट्यम हो गया। अच्छा भरतनाट्यम तो यहाँ है, लिखे ही नहीं इसको, ठीक है ना। तो टोटल 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य, सभी को आप लोग ध्यान में जरूर रखें। कौन से स्टेट के, ये बार बार क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन जो कि जीके का था, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर आपको इंग्लिश के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि 26 इससे आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं बोल रहा क्या क्वेश्चन में कि करेक्ट साइनोनिम को चूज करना है। रिफ्रेन मतलब क्या होता है ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये क्या हो जाएगा, तो रिफ्रेन का जो मतलब होता है ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है रोकना, ठीक है ना। रिफ्रेन का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। तो रोकने का जो साइनोनिम हो जाएगा, साइनो मतलब समानार्थी, ठीक है ना, इसका मतलब होता है रोकना। तो रोकना का क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। तो स्टॉप मतलब ए इसका सही आंसर होगा। कंटिन्यू मतलब लगातार होता है। एमिकेबल जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तो मैत्रीपूर्ण या फिर दोस्ताना जिसको बोलते हैं, दोस्ताना यानी कि दोस्ती का हाथ जो बढ़ाता है उसको मैकेबल। अलाउ मतलब क्या होता है, अनुमति करना, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रिफ्रेन मतलब रोकना, स्टॉप मतलब रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट साइनोनिम। फिर से साइनोनिम है मीक। मीक मतलब क्या होता है, तो मीक का जो मतलब होता है ये होता है नम्र यानी कि हम्बल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। नम्र होना या विनम्र होना जिसको हम्बल बोलते हैं, तो हम्बल का मतलब यही होता है, ठीक है ना। तो हम्बल हो गया यानी ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि साइनोनिम होगा। प्राउड मतलब हो गया गर्व करना हो गया। स्ट्रांग मतलब मजबूत हो गया। एग्रेसिव मतलब क्या होता है, आक्रामक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 28 नंबर देखते हैं। 28 में करेक्ट साइनोनिम फिर से चुनना है जो कि फ्रागल लिखा है। तो फ्रागल मींस क्या होता है, फ्रागल मतलब होता है कोई कमजोर चीज होता है, ठीक है ना। कमजोर यानी कि कोई वीक जो चीज जो है ना उसी को फ्रागल बोलते हैं, जो कि तुरंत टूट जाता है उसको, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। डिलिकेट, ठीक है ना। डिलिकेट का मतलब भी होता है क्या होता है, तो कमजोर ही होता है, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। वहीं पर स्ट्रांग मतलब मजबूत हो गया। स्टर्डी का मतलब होता है तगड़ा या पावरफुल जो होता है उसको बोलते हैं स्टर्डी बोलते हैं। टफ मतलब तो टाइट हो गया या फिर मजबूत जिसको टफ बोलते हैं, ठीक है ना, कठिन, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है 29 फ्रेंड। 29 में फिर से साइनोनिम है। साइनोनिम पार्डन। पार्डन का मतलब क्या होता है, तो पार्डन का जो मतलब होता है फ्रेंड ये होता है क्षमा, ठीक है ना। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा होता है, जिसको फॉरगिव भी बोल सकते हैं। फॉरगिव मतलब भी क्या होता है, क्षमा करना ही होता है या क्षमा होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर होगा। पनिश मतलब दंड करना। ब्लेम मतलब दूसरे पर आरोप लगाना। चीरफुल का मतलब क्या होता है, तो चीरफुल का मतलब होता है प्रसन्न यानी कि जिसको ग्लैड बोलते हैं, ठीक है ना, जो कि खुशी रहता है ना, प्रसन्न होता है उसी को बोलते हैं चीरफुल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि करेक्ट साइनोनिम मैलिगन, ठीक है ना। मैलिगन का मतलब क्या होता है, मैलिगन का जो मतलब होता है फ्रेंड ये होता है इविल यानी कि जो दुष्ट टाइप का रहता है, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं मैलिगन यानी कि इसको बोलते हैं इविल, ठीक है ना। इविल मतलब भी दुष्ट होता है, तो इसको ध्यान रखेगा। उसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो साइनोनिम है इसका मतलब हो गया डिफेम, ठीक है ना। दुष्ट करना, दुष्ट मतलब निगेटिव काम करना यानी कि किसी को बदनाम करना इस फॉर्मेट में, ठीक है ना, इस फॉर्म में। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर होगा डिफेम हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेस मतलब होता है प्रशंसा करना। ऑनर मतलब सम्मान देना। रिस्पेक्ट मतलब भी सम्मान देना होना, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। साइनोनिम पूछ रहा है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 में है कि एंटोनिम के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम क्या होगा, ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है, बहादुर होता है। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। तो कॉवर्ड मतलब होता है क्या, कायर होता है। कोल्ड मतलब क्या होता है, तो कोल्ड का जो मतलब होता है कायर। कोल्ड का मतलब होता है मतलब जो ठंडापन टाइप का होता है ना, जो ठंडा रहता है, मतलब ज्यादा गर्म नहीं होता, ठीक है ना। बोल्ड मतलब क्या होता है, साहसी होता है। बोल्ड मतलब क्या होता है, साहसी होता है। तो बोल्ड मतलब हो गया आपका साहसी। फियरलेस मतलब हो गया जो लीडर होता है, ठीक है ना। तो बहादुर का उल्टा क्या होगा, कायर। कायर का मतलब हो गया कॉवर्ड, ठीक है ना। कॉवर्ड का मतलब क्या होता है, कायर होता है, ठीक है ना। तो बहादुर का उल्टा क्या होगा, कायर हो गया, ठीक है। चलिए
ऑप्शन सॉरी नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 है कि करेक्ट एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या होता है फ्रेंड? ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आपका आशावादी, ठीक है ना, आशावादी, यानी किसी चीज को जो आशा लगाए रहता है उसको क्या बोलते हैं? आशावादी, ऑप्टिमिज्म बोलते हैं, ठीक है ना। उसका जो एंटोनिम होगा यानी कि आशावादी का उल्टा क्या होगा? निराशावादी। तो पिसिमिज्म होता है, पिसिमिज्म का मतलब होता है निराशावादी, निराशावादी होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्फिडेंस का मतलब होता है क्या कि जो उत्साहपूर्वक होता है। क्ले मतलब शांत होता है। चीरफुलनेस मतलब होता है क्या? उत्साहपूर्वक, ठीक है ना, जो उत्साह से भरा हुआ रहता है उसको चीरफुलनेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है 33 नंबर। 33 में है कि व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम सोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या होता है? जो जटिल चीज होता है, यानी डिफिकल्ट थी, कम्प्लेक्स होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो जटिल होता है, इसका मतलब होता है क्या होता है? जटिल होता है। और जटिल का मतलब क्या हो गया? कम्प्लेक्स। जो कम्प्लेक्स चीज रहता है वो जटिल होता है, जो कि ऑप्शन सी जो एंटोनिम पूछ रहे हैं, सॉरी एंटोनिम पूछ रहा है ना, 1 मिनट, चलिए ये नहीं होगा आंसर, ठीक है ना। ये तो साइनोनिम हो जाएगा। कम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, ये भी जटिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसके पहले वाला तो सही बताया ना, हाँ ठीक है। तो सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल होता है, ठीक है ना। तो जटिल का जो उल्टा होगा क्या होगा? इजी। जटिल, कोई भी चीज जटिल है इसका उल्टा क्या होगा? इजी, यानी कि सिंपल। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इलिगेंट का मतलब क्या होता है? जो सुंदर होता है उसको क्या बोलते हैं? इलिगेंट बोलते हैं सुंदर को, ठीक है ना। सुंदर, इलिगेंट, कम्प्लेक्स मतलब हो गया जटिल ही हो गया, जो कि आपका साइनोनिम पूछता तो ये हो जाता आंसर, ठीक है ना। उस प्रकार से प्राइम होता है। प्राइम का मतलब क्या होता है? मुख्य, ठीक है ना। कोई भी चीज बोलते हैं ना कि प्राइम है यानी प्राइमरी है मेरे लिए, इसका मतलब हो कि आप मुख्य है आपके लिए वो पहले, ठीक है ना। तो प्राइम का मतलब मुख्य हो गया। तो इसका सही जो आंसर होगा वो सिंपल है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 34 फ्रेंड कि व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम। एंटोनिम अराइवल। अराइवल का उल्टा क्या होता है? अराइवल मतलब आ जाना, यानी कोई भी चीज जो आ जाता है, जैसे ट्रेन पहुंच जाती है, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? अराइवल बोलते हैं। और अराइवल का उल्टा क्या होता है? डिपार्चर हो जाता है जब निकलती है, तो ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अराइवल, डिपार्चर, ठीक है ना। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब होता है पतन होना। बिगिनिंग मतलब शुरुआत। एक्सिस मतलब पहुंच होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 35 है कि व्हाट इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैस्ट्रोफिक, ठीक है ना। कैस्ट्रोफिक का जो इसका मतलब क्या होता है? तो कैस्ट्रोफिक जो मतलब होता है ये होता है आपत्तिजनक, यानी कोई भी चीज जो आपत्तिजनक होता है ना, ऑब्जेक्शनेबल जो होता है उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? कैस्ट्रोफिक बोला जाता है, आपत्तिजनक, ठीक है ना, आपत्तिजनक बोला जाता है इसको, ठीक है। तो इसका होता है डिस्ट्रीवस का मतलब होता है क्या? डिजास्ट्रस का मतलब क्या होता है? डिजास्ट्रस का मतलब होता है विनाशकारी, ठीक है ना, विनाशकारी, ठीक है ना, विनाशकारी हो गया। इसके बाद फिर डिवास्टेटिंग, ठीक है ना। डिवास्टेटिंग का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है भयानक। कोई भी चीज जो भयानक होता है ना उसको बोलते हैं डिवास्टेटिंग बोला जाता है। उसके बाद फिर होता है फेवरेबल है। तो फेवरेबल का मतलब हो गया क्या? किसी के फेवर में काम करना या किसी के अनुकूल काम करना, ठीक है ना। फेवरेबल का मतलब हो गया अनुकूल। और ट्रेजिक का मतलब क्या हो गया? दुखद, ठीक है ना। दुखद होता है इसका मतलब क्या होता है? सॉरी दुखद चीज, ठीक है ना। कोई दुखद चीज हो जाता है उसको ट्रेजिक बोलते हैं ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो आपत्तिजनक होता है इसका जो क्या बोल रहा है एंटोनिम। तो आपत्तिजनक का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुकूल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आपत्ति नहीं भी लगाना, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में आप लोग रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 36 है कि व्हाट इज द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ड स्विम। स्विम का जो पास्ट टेंस होगा वो क्या होगा? तो स्विम का स्विम हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि ऑप्शन ए जो है स्वाम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि बोले तो इसका मतलब हो गया कि आई स्वान, ठीक है ना, आई स्वान इन द पूल यस्टरडे। मैं कल जो है वो पूल में क्या किया? तैरा। यानी स्विम मतलब क्या होता है? तैरना। तो मैं कल पूल में तैरा था, ठीक है ना, यानी कि तैरा था, ठीक है। तो सुबान हो गया, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हाट इज द पास्ट टेंस इन द वर्ड ऑफ कैच। कैच का जो पास्ट टेंस होगा क्या होगा? कैच का काउच्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। एग्जांपल से समझे तो ही काउच्ड द बॉल यस्टरडे, ठीक है ना, उसने कल गेंद पकड़ी, ठीक है ना। तो काउच्ड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 38 है कि सी डैश माई पेंसिल, यानी कि उसने मेरी पेंसिल क्या किया इसके बारे में पूछ रहा है। तो ले लिया यानी कि टुक, ठीक है ना, ले ली, उसने मेरी पेंसिल ले ली यानी कि टुक कर लिया। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रामू डैश टू द बार्बर, ठीक है ना, यानी कि रामू जो है वो बार्बर के पास क्या गया, ठीक है ना। रामू बार्बर के पास गया, तो गया मतलब बेंट, ठीक है ना। तो बेंट टू, रामू बेंट टू बार्बर, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है कि सत्या एट द पार्टी। सत्या जो है वो पार्टी में क्या किया? तो सत्या पार्टी में डांस किया। तो डांस किया इसका मतलब क्या किया? डांस किया मतलब पास्ट में हो गया। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी, और डांसर ने डांस्ड, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर होगा। सत्या डांस्ड एट द पार्टी, सत्या ने पार्टी में क्या किया? डांस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा इज डैश देन रीमा, यानी कि सीमा जो है वो टॉलर है, यानी कि लंबा है किसके? रीमा की तुलना में। तो टॉलर देन रीमा, तो ऑप्शन ए सी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, अजय इज द
डैश इन द क्लास, यानी कि अजय जो है वो क्लास में क्या है, तो सबसे फास्ट है, फास्टर है, फास्टेस्ट है, तो सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अजय इज द फास्टेस्ट इन द क्लास। नेक्स्ट है कि रम्या इज ए डैश गर्ल, रम्या जो है वो किस प्रकार की लड़की है, तो रम्या जो है वो क्लीवर यानी कि चालाक लड़की है, यानी कि क्या है, चालाक है, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रम्या इज ए क्लीवर गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन है 44 में देखिए, व्हाट इज द पुरलर ऑफ द बर्ड टूथ, टूथ का जो पुरलर होगा वो क्या होगा, तो टूथ का तीत होता है, तो ऑप्शन 20 को ध्यान रखेंगे, टूथ मतलब दांत होता है ना, तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भाई डैश यू क्राइंग, ठीक है ना, यानी कि यू के साथ क्या लगेगा, तो आर लगेगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा, यानी कि तुम क्यों रो रही है, रो रही हो, ठीक है ना, कि भाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में है कि व्हाट डज द आइडियम बीट अराउंड द बस, ठीक है ना, बीट अराउंड द बस मींस क्या होता है, ये आइडियम फ्रेज है, तो इसका मतलब होता है क्या, कोई भी चीज है उसको घुमा फिरा के बोलना, यानी कि इनडायरेक्टली कहना, यानी कोई बात कहने के लिए आप संकोच कर रहे हैं तो उसको घुमा घुमा के आप बात बोल रहे हैं, इसका मतलब बीट अराउंड द बस, यानी कि घुमा फिरा के बातें करना, यानी इनडायरेक्टली बात को बोलना। तो ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, स्पीक इनडायरेक्टली, ठीक है ना, इनडायरेक्टली मतलब घुमा फिरा के बातें वो कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि अपनी जो बात रहता है ना वो रखने का जो है वो डायरेक्ट आप नहीं रख करके आप क्या कर रहे हैं, घुमा घुमा के बात को रख रहे हैं, मतलब बोलना चाह रहे हैं डायरेक्ट लेकिन नहीं बोल पा रहे हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली बोलना है उसको बोलते हैं बीट अराउंड द बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम ऑप्शन बिलो गिवन बिलो, ठीक है ना, यानी कि कौन सा जो सेंटेंस है वो नीचे दिए गए ऑप्शन में सही है ये बताना है, ठीक है ना, तो करेक्ट सेंटेंस को क्या करना है, पहचानना है। तो इसका सही जो आंसर होगा ये डी हो जाएगा, रामू डजंट लाइक चॉकलेट, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स, यानी कि डजंट के बाद क्या हो जाएगा, भी बना जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि इट हैज बीन रेनिंग डैश लास्ट नाइट, ठीक है ना, यानी कि क्या हो रहा था कि कल रात से क्या हो रहा था, बारिश हो रही थी, ठीक है ना, तो सिंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, यानी कि कल रात से ही क्या हो रहा है, बारिश हो रही है, ठीक है ना, कल रात से बारिश हो रही है, सिंस लास्ट नाइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 कि द पेन इज डैश देन द सोबर्ड, यानी कि एक कहावत है ये कि, ठीक है ना, कि द पेन इज मास्टर देन द सॉवर्ड, इसका मतलब क्या है कि कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, आइडम फ्रेज है, तो मास्टर है इसका ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसको ध्यान, सॉरी बी नहीं जी, बी नहीं सी होगा, ठीक है ना, MIGHTIER, ठीक है ना, ये वाली होगा, MIGHTIER, यानी कि पेन जो है वो द पेन इज मॉइस्टर देन द सोबर्ड, यानी कि पेन जो है वो यानी कि कलम जो है वो तलवार से ज्यादा ताकतवर होती है, तो आइडियम फ्रेज है, इसको ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50 है कि ही इज नॉट डैश ऑनरेबल ए मैन, ठीक है ना, यानी कि वह जो व्यक्ति है वो सम्माननीय व्यक्ति नहीं है, तो ऑनरेबल जो है वो ऑनरेबल इस प्रकार से लिखते हैं, तो आइबल आता है ना, इसके साथ में क्या लगता है, एन का प्रयोग होता है, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, आपका ऑप्शन ए इसका सॉरी ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ही इज नॉट एन ऑनरेबल मैन, यानी कि वह सम्माननीय व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति नहीं है, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया आपका सही आंसर, जो कि आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका जीके का और इंग्लिश का, ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। 51 में देखिए फ्रेंड कि मान पूछ रहा है कि 1286 का 50% कितना होगा, 50% का मतलब हो गया आधा, और आधा मतलब भाग दे देंगे कितना से, 2 से भाग दे देंगे, तो 6 दूनी 12, 43 दूनी 86, यानी कि 643, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले 50 प्रकृत संख्याओं का योग क्या होगा, तो प्रकृत संख्या के योग आपके बारे में पता है कि सूत्र होता है n × n + 1/2 होता है, तो n हो गया आपका टोटल 50 × 51/2 हो जाएगा, तो 25 से आपको इसको काट देंगे, तो 25 दूनी 50 गुना कर देंगे, तो 25 एकम 25 हो गया, शेष आपका 2 रह गया, 25 × 25 से 125 और 2 127, यानी 1275, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है 53 में कि 3/7 के बराबर कौन सा भिन्न है, ठीक है ना, तो 3/7 आना चाहिए, तो ऑप्शन देखिए 6/14 जो लिखा है इसको आप काटिएगा, ठीक है ना, 6/14 तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, तो 3/7 आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 में कि 1/3, उसके बाद 2/5 और उसके बाद में 3/7, तो इसका जो मान होगा क्या होगा, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, 7 × 5 = 35 दिया, 75 से 105 हो जाएगा, 105 देखिए सभी में है, तो 105 सभी में, यानी कि ऑप्शन सी तो होगा नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन सी कट गया। उसके बाद देख लेते हैं, इसको गुना करेंगे तो 35 हो जाता है, ये हो गया 35 हो गया, 15 से गुना करेंगे, सॉरी ये हो जाएगा कितना से कटेगा, 35 से ये हो जाएगा आपका
21 पचे 15, ठीक है ना। 21 गुना 5 करेंगे तो कट जाएगा, तो 21 दूनी कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 15 सत्ते 75 से 15 तिया 45 को जोड़ दीजिए। 5 2 7 7 5 12 के 2 शेष रहेगा 1, तो हो जाएगा 5 5 4 9 9 3 12, ठीक है ना। 12 मतलब 122 बटा 105 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना में देख लीजिए 122 बटा 105 जो है ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 55 में है कि 1 3 4 1 3 7 15 इस प्रकार से दिया और आगे भाट है, तो इसका लुप्त जो संख्या होगा ये क्या होगा, ये आपको चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए 1 के बाद कितना 3 आ रहा है, 2 की वृद्धि, फिर आ रहा है आपका 3 के बाद 7 जो कि कितने की वृद्धि 4 का वृद्धि, और फिर हो रहा है 15 जो कि 8 की वृद्धि, यानी कि 2 गुना बढ़ रहा है, 2 से 4 हो गया, 4 से 8 हो गया, तो 8 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 जोड़ देंगे, 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा 15 प्लस 16 जोड़े तो 31, जो कि अगला कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड 31, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं कि एक ट्रेन 124 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है, तो 2.5 घंटे में कितना दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर 4 गुना समय, तो 124 गुना 2.5 घंटे को लिख सकते हैं 2/5 लिख दिए, तो हो जाएगा आपका, इसको काट दीजिएगा तो 6 दूनी 12 2 दूनी 4, यानी कि इसको आप गुना कर दीजिए तो 31 हटा दीजिए, 31 अब 5 हटाएंगे तो 1 यानी कि 310 हो जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका कितना 310 किलोमीटर ये दूरी तय करेगा, या फिर अपने हिसाब से आप गुना कर लीजिएगा। हम कैसे किए देखिए 62 है और 5 है, तो 62 गुना 5 करेंगे तो आपको बराबर आएगा, लेकिन यहीं पर हम 2 इसको लिख सकते हैं 62 कितना 31 गुना 2 गुना 5, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2 और 5 को हटा लेते हैं तो बच जाएगा कितना 10 हो गया, यानी 1 शून्य आप लास्ट में इस पर बैठा दीजिए तो 310 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 57 में कि इतना गुने इतना, ठीक है ना, -387 -543 इसका जो मान होगा वो क्या होगा ये आपको हल करना, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको गुना कर देंगे कितना 132 और 245 में, तो 132 गुना 245 करिए, ठीक है ना। तो 245 देखो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको काट देते हैं, 6 दूनी 12 6 दूनी 12 66 हो गया, इसको 5 हटा लेते हैं तो हो जाएगा कितना 5 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 4 5 20 और 9 5 45, इतना बनाते काट दिए तो 1 शून्य, यानी कि 5 और 2 निकालिए मतलब 1 शून्य इधर लिख लिए। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 49 गुना 6 करेंगे, तो 49 गुना 6 हार्ड है, तो 50 गुना 6 कर देंगे, तो 50 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 300 में से आप 6 को घटा दीजिए कितना आएगा 294 का हो जाएगा 4, शेष आपके पास जो बचेगा वो 29 बचेगा, ठीक है ना। फिर से गुना करेंगे 49 गुना 6 तो 200 कितना आएगा 294 ही आएगा, 294 इसमें ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा 9 4 13 9 2 11 9 2 11 12 के 2 हाथ में 1 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 323 से 40 इतना आ गया आपका, ये दोनों का जो मान है ये आ गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या करना है कि इसको और इसको घटा दीजिए, तो देखिए 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, क्योंकि ये प्लस में 543 ज्यादा है तो इसको घटा रहा है, ठीक है ना। वहीं पर आप हो जाएगा कितना 3 मतलब हो गया फिर से 13 में से 8 जाएगा तो कितना 13 में से 8 जाएगा तो कितना 5 बचेगा, और ये हो गया 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1, यानी 156 यहाँ पर फिर से जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 हो गया, 5 4 9 3 1 4 और 32, यानी कि 324 96 देखिए कहाँ है 324 96 जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 देख लेते हैं फ्रेंड, बोला कि 4 संख्याओं का औसत 16 है, तो 4 संख्या का औसत 16 है तो योग कितना हो जाएगा, तो 4 संख्याओं का योग जो है वो हो जाएगा आपका 64। बोल रहा है आगे कि यदि पहले 3 संख्या का योग 40 है तो 3 संख्या का योग दिया है वो आपका 40, तो बोल रहा है चौथी संख्या क्या होगा, तो 4 संख्या में 3 संख्या का योग घटा दीजिए तो बच जाएगा शेष एक संख्या जो कि आपका कितना बचेगा 24, जो कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 है कि 1 मिनट, हाँ, सीमा ने घड़ी को 6000 रुपये में खरीदा और 6750 रुपये में इसको बेच दिया, तो लाभ होगा, उसको पता है कि लाभ होगा, तो कितना लाभ हो रहा है देखिए, तो लाभ जो हो रहा है वो 750 रुपये का लाभ हो रहा है, किससे क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य आपका हर में हो जाएगा, जिससे भी लाभ हो हानि होगा वो हर में हो जाएगा, ठीक है ना। अब कितने परसेंट, तो परसेंट निकाले कर गुना 100 कर देंगे, 3 शून्य काट दीजिए, 2 शून्य 1 शून्य 3 शून्य कट गया, 2 तिया 6 और 25 तिया कितना होगा 75, 25/2 का मतलब 12.5% लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका क्वेश्चन नंबर 60 में है कि 12, 18 और 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 12 का 18 का और 14 का एलसीएम निकालना, ठीक है ना। तो सिंपल है, 2 से पहले निकाल लेते हैं, 6 हो गया, ये 9 हो गया और ये कितना 7 हो गया, तो यहाँ पर 2 गुना हो जाएगा। उसके बाद 3 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा आपका 2 तिया 6 3 तिया 9 और ये तो 7 ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो 3 निकाल लिए तो यहाँ पर 3 से फिर से हो जाएगा, अब तो बाकी कहीं नहीं कट रहा है, तो आपका 7 या 21 21 दूनी 42, इतना गुना 42, यानी 42 गुना कितना कर देंगे 6 करेंगे, तो 42 गुना 6 करिएगा तो 6 दूनी 12 6 दूनी 12 शेष 1 6 24 1 25, यानी 252 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 252 जो कि ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, या फिर सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, 42 गुना 6 करना है तो आप 40 गुना 6 कर दीजिए, 40 गुना 6 240 और 6 दूनी 12 252, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 में है कि
96 और 424 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ जो ऑप्शन से इसको बना सकते हैं, देखिए एचसीएफ जो सबसे बड़ा होगा वही रहेगा, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा संख्या जो दोनों को काटे तो 12 काट रहा है इसको, लेकिन देखिए 12 8 96 कट गया। अब देखिए इसको काटते हैं तो 12 3 36, 36 और 6 और 4 64 नहीं कट रहा है, यानी कि 12 नहीं होगा। 8 देखते हैं तो 8 में 3 कट जाता है, 8 पर 40, 8 3 24 ये कट रहा है। तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसको आप अटेम्प्ट करिए, आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एचसीएम जो कि कॉमन फैक्टर होगा वो क्या, हाई कॉमन फैक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो हाई कॉमन मतलब कि दोनों संख्या में, यानी कि 96 में और 424 में, ठीक है ना, यानी दोनों संख्या में सबसे हाई कॉमन कौन है, तो हाई कॉमन कौन है, तो 8 है, ठीक है ना, 12 नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ऑप्शन 4 मार दीजिएगा तो ऐसे गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हाई कॉमन मतलब एचसीएफ पूछे तो बड़ा वाला देखना है, बड़ा वाला से घटते हुए क्रम में आप आइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 देखते हैं। 82 में है सिंपल सी है, इसको भी कैलकुलेशन ही करना है। तो देखिए इस प्रकार से इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। तो ये हो गया, पहले तो हो गया 7 लिख लिए, इसको लिख लिए, इसको बाद फिर लिखते हैं 7 है, ठीक है ना, सॉरी इस प्रकार से 7 लिख लिए, फिर हो जाएगा आपका 7.7 हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर है 7.77 है, ठीक है ना। ये हो गया आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा में ये लिख देते हैं 7.077 है, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 7 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, ठीक है ना, 7 दूनी 14 1 15 शेष 1 रह गया। तो 7 4 28, 28 1 29, 2 रह गया और 7 2 9, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। तो आ गया आपका 99.547। तो 99.547 जो कि किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो जोड़ लीजिए आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 63 में है कि 3.5% वार्षिक साधारण ब्याज से 5,000 रुपये पर 875 रुपये का ब्याज अर्जित करने में कितना समय लगे। तो समय बराबर निकाल लेते हैं। समय बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुना 100 मूलधन गुना दर कितना है, 3.5 है। तो 3.5 को लिख देते हैं इस प्रकार से, 7 लिख देते हैं, 2 ऊपर कर देते हैं, क्योंकि 3.5 में 2 तो ऊपर ही चला जाएगा, 3.5 7 बता 2 लिखेंगे तो 2 ऊपर चला गया, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। 1 शून्य 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य आपका ये कट गया, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसको काट लेते हैं 25 से। तो 25 दूनी 50 कट गया, 25 इसको काट दीजिए तो 25 3 75 हो गया, 25 पचे 25 से कट गया और ये 7 पचे 35, यानी कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 वर्ष लगेगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड कि आपका 151.29 है, ठीक है ना। तो लास्ट में 9 आ रहा है, तो लास्ट में 9 जो आ रहा है किसका आ जाएगा, सिंपल सी 123 का आएगा, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बाकी निकालना हो तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं, 151.29 का वर्गमूल निकालना है तो 2 अंकों ये छोड़ दीजिए, बाकी ये जो बच गया आपका 151, इसको इस प्रकार से आप गुना करिए कि इसके आसपास का जो संख्या वो रहे। तो 12 गुने 13 करते हैं, ठीक है ना। 12 गुने 13 करेंगे तो कितना आएगा, 156, ठीक है ना। तो 156 जो आपका गुना करने के बाद आ रहा है, जो कि 156 क्या आ रहा है, कम है, 156 और 151 में जो कम होगा कौन होगा, 151 कम होगा, यानी कि अंदर वाले जो मान है वो कम आ रहा है, इसीलिए आप छोटा वाला मान लेंगे। तो 121 ले लिए और 9 जानते हैं कि 9 कब आएगा, जब लास्ट में 3 रहेगा तभी 9 आएगा। तो हो जाएगा कितना, सॉरी 12 ले लिए ना, 12 ले लिए और लास्ट में कितना आएगा, 9 का हो जाएगा कितना, 9 के लिए कितना होता है, 3 होता है, तो 123 हो गया। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। मान लेते हैं कि ये है और ये बी है, तो ए है और बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका आप सूत्र जानते होंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी जानते होंगे। तो इस प्रकार से वो कैलकुलेशन करेंगे तो पहले जोड़ देंगे, तो 66 और 34 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। गुना कर देंगे, माइनस कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना, 6 में से 4 जाएगा तो 2 और 6 में से 3 जाएगा तो कितना, 3, यानी कि 32 गुना 100 करेंगे तो 3200, जो कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 66 में फ्रेंड कि आपको क्रम में दिया है 14 हो गया, 25 हो गया, 47 हो गया, डैश 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 है आपका कितना, A179 है। इसको कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं, बढ़ाते हैं तो हो गया 11 का वृद्धि हो गया। उसके बाद फिर वृद्धि कितना का हो रहा है, आपका 22 का हो रहा है, तो 11 का हो गया, 22 का हो रहा है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर 33 का देखते हैं, 11 22 33 इस प्रकार से जाते हैं तो आपका हो जाएगा 7 3 10, 7 3 10 हो गया, ठीक है ना, 7 3 10 और 4 3 7 1 8, 80 आ रहा है। तो 80 कोई ऑप्शन ही नहीं, यानी कि इस प्रकार से नहीं बढ़ेगा। तो इस प्रकार से इसको बढ़ाते हैं, 11 हो गया, 22 हो गया, यानी दुगुना करके 11 दूनी 22, 22 दूनी 44, 44 बढ़ाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 11 का गुना करेंगे 2 से तो हो गया 11 दूनी 22, 22 का 2 गुना करेंगे तो 22 दूनी 44, ठीक है ना। तो देखिए 44 बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 7 4 11 के 1, हाथ में 1 तो 4 1 5, 5 4 9, कितना आ रहा है, 91 आ रहा है। अब देखिए इसके बाद भी आगे बढ़ना चाहिए दुगुना, तो 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88। अब 88 जोड़ते हैं तो आ रहा है कि नहीं, देखिए
8 है 1 9 हो गया और 9 8 17 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 44 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 91 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 91 ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ये बढ़ेगा कैसे, 11 दूनी 22 दुगना करते हुए बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, 11 दूनी 22 22 दूनी 44 44 दूनी 88, इस प्रकार से ये बढ़ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 67 देख लेते हैं। 67 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन यानी कि क्यूब नहीं है ये बताना है। तो परफेक्ट घन कौन नहीं है ये बताना है। तो इसमें है क्या कि इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसको याद रखिएगा, आप वर्गमूल घनमूल थोड़ा सा याद रखेंगे तो आप आसानी से इसे हल कर लेंगे। जैसे कि 49 13 है, 49 जो 13 है वो किसका घनमूल है, तो ये आपको है 17 का क्यूब है, ठीक है ना। 40 96 जो कि 16 का क्यूब है फ्रेंड। 58 32 जो है आपको कितना का मिलेगा, ये 18 का क्यूब मिलेगा। जबकि 68 49 है ये किसी का नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं पर 19 का जो क्यूब होगा वो कितना होगा, 19 का जो क्यूब होगा वो 68 49 नहीं होकर के 59 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको भी ध्यान में रखेगा। साथ में आप लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं 11 का क्यू, ठीक है ना। 11 का जो क्यू होता है वो कितना होता है, 1331 होता है, 1331। 12 का क्यू कितना होता है फ्रेंड, 12 का क्यू 1728 होता है, ठीक है ना। 12 का 13 का कितना होता है, 13 का जो क्यू होता है, सॉरी 1 मिनट, 13 का क्यू कितना होगा 2197 होगा। 14 का जो क्यू होगा ये कितना होगा, 14 का क्यू हो जाएगा आपका 2744 हो जाएगा। 15 का जो क्यू होगा वो कितना होगा, वो ये होगा आपका 3375 होगा, ठीक है ना। 16 का आपका बता दिए, 16 का 40 96, 17 का 49 13, 18 का आपका 58 32, ठीक है ना। और उसी प्रकार से 19 का आपको लिख ही दिया, 19 का हो गया 68 59, ठीक है ना। 20 का तो याद ही रहेगा और 1 से 10 तक याद ही रहता, ठीक है ना। तो 21 से लेकर के 20 तक आप याद जरूर रखिएगा, सॉरी 11 से लेकर के 20 तक, ठीक है ना। तो आपको बहुत सारा आपको जो है कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर बढ़ते हैं। 68 में है कि कक्षा में लड़कों और लड़कियों का रेशियो दिया है 3:2। लड़कियों की संख्या 14 है, लड़की की संख्या कितना, यह रेशियो में लड़की की संख्या 2 है, तो लड़की का तुलना लड़की से कर दिया। बोल रहा है लड़कों की संख्या क्या होगा, तो लड़कों की संख्या 3 है, तो गुना 3 करेंगे, 7 से काट देंगे, 7 या 21। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69 फ्रेंड की एक दशक में, यानी कि एक दशक मतलब 10 वर्षों में, 10 वर्षों में कितने महीने होंगे, तो एक साल में 12 महीने, तो 10 वर्षों में कितना 120 महीना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले जो घन है, ठीक है ना, तो घन जो है वो इस प्रकार से घन बना दिए, ठीक है ना, हालांकि आयत बन गया है तो घन रहेगा, ठीक है ना। तो घन में एक गोला फिट होगा, तो घन में एक गोला जब आप फिट करेंगे तो इस प्रकार से वो फिट होगा, ठीक है ना। तो घन में जो गोले की त्रिज्या हुआ वो कितना होगा, देखिए इसका जो भुजा दिया है वो घन का वो 10 दिया 10 दिया 10 दिया 10 दिया, ठीक है ना। और इसका जो इसमें गोला जो होगा, तो गोला जो होगा क्या होगा, पूरा फिट होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से पूरा फिट रहेगा। तो जब गोला फिट होगा तो वो क्या रहेगा, इसका जो त्रिज्या होगा वो कितना होगा, इस प्रकार से होगा। तो त्रिज्या जो है वो क्या रहेगा, बीचों बीच में, मतलब कि ये जो रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी कि बोले तो आधा। तो वर्ग की जो भुजा है, ठीक है ना, वर्ग की भुजा का आधा, वर्ग की भुजा का आधा क्या रहेगा, त्रिज्या। तो भुजा 10 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब 71 से आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 71 से आगे देखते हैं क्या है कि भारतीय रेलवे में आरएसी का पूरा रूप क्या होता है, तो आरएसी यानी कि रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 के बारे में। आरएसी जो है वो कौन सी क्लास में नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्वेश्चन ये भी बनता है। तो आरएसी जो वो आपको फर्स्ट एसी में नहीं मिलता, ठीक है ना। तो फर्स्ट एसी जो रहता है ना उसमें आरएसी आपको नहीं मिलता, ठीक है ना। बाकी सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर, ये सभी में आपको आरएसी मिलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एसी में आरएसी सुविधा नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आगे कि भारतीय रेलवे में स्लीपर क्लास की टिकट पर फ्री लगेज अलाउंस कितना है, तो फ्री लगेज जो होता है वो स्लीपर क्लास में कितना होता है फ्रेंड, 40 केजी होता है, इसको भी ध्यान में रखेगा। और जो मैक्सिमम जो ले जा सकते हैं वो कितना, जो 80 केजी आप मैक्सिमम ले जा सकते हैं, लेकिन 40 केजी आपको फ्री ले जाना है, ठीक है ना। उसी प्रकार से थर्ड एसी में आपको जो होता है, थर्ड एसी में जो मैक्सिमम होता है वो कितना होता है, ये 40 केजी होता है, और फ्री भी 40 केजी ही ले जा सकते हैं थर्ड एसी में, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखेगा। वहीं पर सेकंड एसी में आप फ्री 50 केजी ले जा सकते हैं और मैक्सिमम 100 केजी ले जा सकते हैं, बाकी को भुगतान करना पड़ेगा। वहीं पर फर्स्ट एसी में क्या रहता है, फर्स्ट एसी में आप फ्री 70 केजी और मैक्सिमम जो यात्रा करेंगे लगेज ले जा सकते हैं वो 150 केजी आप ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। मार्जिनल जो लिमिट रहता है इसमें कितना, फर्स्ट एसी में 15 केजी दिया गया है, ठीक है ना। चलिए सीमांत, हाँ मार्जिनल जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो यानी कि सीमांत, ठीक है ना। तो ऑप्शन ध्यान में जरूर रखिएगा, ये सभी जो पॉइंट है इसको भी। नेक्स्ट है क्वेश्चन फ्रेंड कि क्लॉक रूम जो टिकट है कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है ये बताना है। तो बोल रहा है क्वेश्चन कि ए क्लॉक रूम टिकट इज प्रिपेयर्ड इन हाउ मेनी कॉपीज, यानी कि कितने कॉपी में ये तैयार किया जाता है, क्लॉक रूम टिकट रहता है वो। तो ये 3 कॉपी में तैयार किया जाता है, जिसमें आपको क्या क्या मिलता है। इसमें आपका सबसे पहला जो होता है वो यात्री के लिए हो जाता है, पहला जो कॉपी हो गया यात्री के लिए होगा। उसके बाद फिर आपका रिकॉर्ड हो जाता है,
रिकॉर्ड स्टेशन से बनाएंगे तो स्टेशन पर रिकॉर्ड भी रखेंगे। उसके बाद फिर एक जो है अकाउंट ऑफिस में भेजेंगे, एलओसी अकाउंट ऑफिस में, ठीक है ना। तो टोटल 3 कॉपी बनाया जाता है। और यदि किन्हीं को कंफ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, मुझे पता है 3 कॉपी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है कि सीजन टिकट का नवीनीकरण। सीजन टिकट बोले तो एमएसटी हो गया, क्यूएसटी हो गया, ठीक है ना, और एचएसटी हो गया, एचएसटी वाईएसटी हो गया, ये सभी सीजन टिकट के अंतर्गत आता है। एमएसटी मंथली सीजन टिकट, क्यूएसटी आपका क्वार्टरली सीजन टिकट, एचएसटी आपका हाफ ईयरली सीजन टिकट, हाफ ईयरली सीजन टिकट, वाईएसटी ईयरली सीजन टिकट हो गया, ठीक है ना। तो ये सभी को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। इसका जो किराया होता है वो कितना होता है, तो एमएसटी का जो किराया होता है वो क्यूएसटी का जो किराया होता है वो एमएसटी का 2.7 गुना होता है। और इसका होता है कितना, तो 5.4 होता है क्यूएसटी, हाँ एचएसटी का, ठीक है ना। और वाईएसटी का 10.8 होता है, जो कि एमएसटी का इतना गुना होता है, ठीक है ना। तो ये सभी को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है। चलिए तो कितने, इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, सीजन टिकट का नवीनीकरण जो होता है वो कितने दिन पहले किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर होगा आपका 10 दिन पहले करा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है 75 की देख लेते हैं। 75 में कि प्लेटफॉर्म टिकट की जो वैधता है वो कितनी होती है, यानी कितने समय तक रहता है। तो प्लेटफॉर्म में टिकट की जो वैधता फ्रेंड आपको 2 घंटे देखने को मिल जाता है। वर्तमान में प्लेटफॉर्म टिकट की जो कीमत है ये आपको 10 रुपया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनआर। पीएनआर का फुल फॉर्म क्या होता है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है फ्रेंड, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पीएनआर जो होता है वो कितने अंकों का होता है, तो ये होता है 10 अंकों का, ठीक है ना। पीएनआर 10 अंकों का होता है। वहीं पर जो टिकट होता है वो टिकट नंबर जो होता है, ठीक है ना, सॉरी टिकट नंबर जो होता है वो कितने 8 अंकों का होता है। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बनता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका कि आरएसी, ठीक है ना, किस क्लास में सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। तो आरएसी कौन सी क्लास में सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो स्लीपर में आरएसी आपको मिलता है, आपको थर्ड एसी में भी आपको आरएसी मिलता है, फर्स्ट एसी में आपको आरएसी नहीं मिलता, ठीक है ना। तो फर्स्ट एसी में सुविधा नहीं होता, सेकंड एसी में भी आपको आरएसी मिलता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट एसी इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है 78 में कि कुत्ते को उसके मालिक के साथ में किस क्लास में बुक किया जा सकता है, ये बताना, ठीक है ना। यानी कि कुत्ता को बुक करना है तो उसके मालिक जब वो कौन सी क्लास में बुक कर सकता है, सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एसी फर्स्ट क्लास में वो बुक कर सकता है अपने साथ में। तो ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर होगा। और उसका जो वजन जो माना जाता है प्रभावित वजन वो 60 kg पर बुक होगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वहीं पर जो कुत्ता है उसको आपको क्या करेंगे, कुत्ता को यदि आप डॉग बॉक्स में, ठीक है ना, डॉग बॉक्स में यदि कुत्ता को आप बुक करेंगे तो आपको 30 kg में बुक होगा। कितने में, कि 30 kg में बुक होगा, लेकिन साथ में ले जाएंगे तो आपको 60 kg में बुक होगा, ठीक है ना। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देख लेते हैं। 79 में कि सर्कुलर जर्नी टिकट के लिए अधिकतम कितनी ब्रेक जर्नी की अनुमति होती है। तो सर्कुलर जर्नी टिकट यानी कि CJT जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं सर्कुलर जर्नी टिकट, इसमें टोटल मैक्सिमम जो परमिसेबल जो क्या बोलते हैं ब्रेक जर्नी है वो टोटल 8 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है कि स्टेशनरी स्टाफ यानी कि स्टेशन पर जो स्टाफ रहते हैं उनको निजी नगद की सीमा क्या है, ठीक है ना। तो निजी नगद रखने वाले जो स्टाफ रहेंगे वो कितना रहेंगे, सॉरी जो स्टेशन पर स्टाफ रहेंगे यानी कि जो स्टेशन पर ये काम करते हैं वो प्राइवेट कैश कितना रख सकते हैं, तो ये रख सकते हैं आपको 750 रुपया। वहीं पर जो मोबाइल स्टाफ रहते हैं यानी कि चलने फिरने वाले जो स्टाफ रहते हैं वो रख सकते हैं कितना, निजी धनराशि, तो 2000 रुपया रख सकते हैं। तो दोनों को ध्यान रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरआर का जो पूरा रूप होता है वो गुड्स में क्या होता है ये बताना, ठीक है ना। तो आरआर का फुल फॉर्म इन गुड्स में आरआर का पूर्ण रूप क्या होता है, तो रेलवे रिसिप्ट होता है, ठीक है ना। रेलवे रिसिप्ट जो कि ऑप्शन है ये जो इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड, इसको भी ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को एक क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आप लोग बताइएगा कि आरआर जो नंबर होता है, ठीक है ना, आरआर जो नंबर होता है वो कितने अंक, टोटल कितने अंक होते हैं। जैसे पीएनआर 10 अंकों का होता है तो इसी प्रकार से आरआर नंबर जो है वो कितने अंक होते हैं आरआर नंबर में, ठीक है ना, कितने अंक होते हैं ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग के लिए क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। एलएचबी जो कोच है, ठीक है ना, एलएचबी जो कोच है उस मामले में एसएलआर की जो क्षमता वो कितना टन होता है। तो एलएचबी वाला जो कोच होता है उसमें जो क्षमता होता है फ्रेंड वो 3.9 टन होता है, जो कि इंग्लिश में सही दिया, हिंदी में 1 टन लिख दिया, ठीक है ना। तो ये नहीं है, ये हो जाएगा आपका 3.9 टन हो जाएगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में जरूर रखेंगे। एलएचबी जो कोच है उसमें एसएलआर की क्षमता जो होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम 3.9 टन होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, यदि पार्टी के द्वारा डैश इंडेंट रद्द किया जाता है तो बैगन पंजीकरण शुल्क जो है वो जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है ना। यानी कि बैगन रजिस्ट्रेशन फी विल बी फॉरफिटेड
इफ इंडेंट कैंसिल बाय द पार्टी विथ इन, यानी कि कितने दिन के भीतर में वो कैंसिल कर देगा, तो 10 दिन, ठीक है ना। तो 10 दिन के अंदर यदि वो कैंसिल कर रहा है कोई पार्टी अपना इंडेंट को, तो उसका जो क्या बोलते हैं बैगन रजिस्ट्रेशन फी जो है, यानी कि बैगन पंजीकरण शुल्क जो है उसको क्या कर लिया जाएगा, रख लिया जाएगा, यानी कि जब्त कर लिया जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड कि निम्न में से कौन सा ओपन बैगन है ये बताना है। तो ओपन बैगन जो है वो निम्न में से कौन है, सही उत्तर हो जाएगा आपका बॉक्सिन, ठीक है ना। बॉक्सिन जो है क्या है, ओपन बैगन है, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन है 85 में कि आयरन लौह अयस्क किस वर्ग की वस्तु के अंतर्गत आता है ये बताना, ठीक है ना। यानी कि जो लौह अयस्क है वो कौन सी वर्ग के अंतर्गत आता है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा फ्रेंड ये हो जाएगा आपका 165, ठीक है ना। 165 के अंतर्गत आता है, जो कि ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका कि समान ट्रेन निर्धारित प्रस्थान से कम डैश से पहले बुक किया जाता है, यानी कि आपको लगेज बुक करना है, कोई भी बाइक हो गया या फिर और भी कोई लगेज बुक करना है, तो ट्रेन आने के प्रस्थान समय से कितना समय पहले आपको सामान जो है वो ले आना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका होता है 30 मिनट पहले, यानी कम से कम आपको 30 मिनट पहले लाना पड़ेगा, तभी वो बुक हो पाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए साथ में ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा कि जो लगेज है उस पर जो परसेंटेज चार्ज जो लगता है, ठीक है ना, यानी कि विकास अधिभार शुल्क जिसको बोलते हैं, विकास अधिभार शुल्क जो है आपको 2% लगता है। वहीं पर जीएसटी जो लगता है कितना फ्रेंड, जीएसटी आपको 5% लगता है। तो ये भी पॉइंट बनता है, ये भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब जो पार्सल बुक होता है, यानी पार्सल या फिर लगेज जो बुक होता है, ज्यादातर आपको पीएमएस से देखने को मिल जाएगा। तो पीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, पार्सल मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और इसमें जो टिकट जारी होता है, यानी कि जो रसीद जारी होता है उसको बोलते हैं PRR बोलते हैं, प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये 10 अंकों का ये भी होता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फ्रेंड ये है कि यात्रियों के लिए एक समय में कितनी छूटें दी जा सकती है, यानी कोई यात्री है तो एक समय में टिकट बुक कराना है तो कितनी छूट उसको मिलेगा, तो ओनली 1, ठीक है ना, एक ही छूट उसको मिल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं मिलता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर होगा, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किस मार्ग पर चली थी ये बताना है। तो पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो कौन से मार्ग पर चला था बताती है, दिल्ली और वाराणसी, ठीक है ना, दिल्ली वाराणसी में चला था सबसे पहले, जो कि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 में फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किस क्लास के लिए तत्काल टिकट जारी नहीं किया जाता है। तो तत्काल टिकट जो वो कौन सी ट्रेन में जारी नहीं होता, स्लीपर में आपको मिलता है, थर्ड एसी में भी मिलता है, एसी फर्स्ट क्लास में आपको नहीं मिलता है, ठीक है ना, और एसी 2 टायर में भी मिलता है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर होगा, इसको भी ध्यान में जरूर रखिएगा। फर्स्ट एसी में आपको तत्काल जो है वो सुविधा नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। तत्काल टिकट है जो कि आपको एसी का जो तत्काल टिकट है वो आपको कितना 10 बजे शुरू होता है इसका बुकिंग, और जो नॉन एसी रहता है, ठीक है ना, नॉन एसी का जो बुकिंग होता है फ्रेंड वो 11 बजे से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा टाइमिंग को लेकर के। साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि एसी का जो तत्काल टिकट रहता है, ठीक है ना, तत्काल टिकट यदि कन्फर्म है, ठीक है ना, क्या है कन्फर्म यदि तत्काल टिकट है तो आपको कैंसिल कराने पर उसमें कोई भी रिफंड नहीं मिलता है, यानी कि नो रिफंड। उसमें रिफंड कब मिलेगा, तो ट्रेन कैंसिल हो जाएगा या फिर ट्रेन जो है वो 3 घंटे या उससे अधिक लेट होता है, तो उस कंडीशन में आपको कन्फर्म भी रहेगा तो आपको कैंसिल कराने पर रिफंड पूरा का पूरा रिफंड मिलेगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। बाकी वेटिंग टिकट रहेगा तो आपको रिफंड मिल जाता है कैंसिलेशन पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90 कि यदि ट्रेन रद्द हो जाती है तो आरक्षित टिकट पर डैश तक पूरी राशि वापस की जा सकती है, यानी कि कितने समय तक में पूरी राशि आपको वापस मिल जाएगा ये बताना है। यानी कि कोई ट्रेन रद्द हो गया तो आपका रिजर्वेशन टिकट है तो कितने समय के अंदर में आपको कैंसिल कराइएगा तो आपको पूरी राशि जो है वो वापस मिल जाएगा। तो आपको 3 दिन, यानी कि 3 दिन बोले तो 72 घंटा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि फॉइस का पूरा जो रूप होता है वो क्या होता है ये बताना। तो फॉइस का पूरा नाम क्या होता है, फ्रेट ऑपरेशंस इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना, फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। फॉइस जो है वो किसके अंतर्गत काम करता है, तो टीएमएस होता है। इसमें क्या आता है, फॉइस में ही टीएमएस आता है, टीएमएस होता है और एक आरएमएस होता है, टर्मिनल मैनेजमेंट सिस्टम और एक मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये भी पॉइंट दोनों बनता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है एनटीएस के बारे में कि एनटीएस का पूरा जो रूप होता है वो क्या होता है। तो एनटीएस जिसका पूरा जो नाम होता है वो होता है नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, ठीक है ना, नेशनल ट्रेन इंक्वायरी सिस्टम, जो कि ऑप्शन ए का सही उत्तर होगा। इसी से संबंधित एक होता है CRIS, क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। IRCTC
IRCTC, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन, IRCTC का फुल फॉर्म है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेगा, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि न्यूनतम सामान शुल्क, यानी कि जो मिनिमम लगेज जो चार्ज है वो कितना होता है ये बताना है। तो मिनिमम जो लगेज चार्ज होता है फ्रेंड वो कम से कम आपको 30 रुपया लगेगा ही लगेगा। ऑप्शन डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखेगा, लगेज और पार्सल दोनों में। ठीक है ना, लगेज बुक करिए या पार्सल, जो न्यूनतम शुल्क है वो आपको 30 रुपया लगेगा ही लगेगा। और जो वजन होता है वो कितना, न्यूनतम 10 kg का चार्ज आपको लगता है इसमें। ठीक है ना, तो न्यूनतम 5 kg का सामान रहेगा तो 10 kg का चार्ज लगेगा और न्यूनतम आपको 30 रुपया लगेगा ही लगेगा, मतलब बोले तो बेस फेयर 30 रुपया ही है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, आपको बता चुके हैं पहले ही कि आपको जो जब सामान यानी कि लगेज बुक करेंगे तो विकास अधिभार यानी कि जो विकास अधिभार यानी बोले तो डीसी जो है आपको कितना 2% लगता है और आपको जीएसटी जो लगता है वो कितना 5% देना पड़ता है। तो इसको भी ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, बाकी पीएमएस के बारे में आपको बता दिए, पीआरआर के बारे में बता चुके हैं, तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देख लेते हैं। क्रिस, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के द्वारा विकसित भारतीय रेलवे का सुपर ऐप किस नाम से जाना जाता है? तो सुपर ऐप को किस नाम से जाना जाता है? तो रेल वन ऐप के नाम से जाना जाता है फ्रेंड। ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट 95 है, क्षेत्रीय स्तर पर वाणिज्य विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो पीसीसीएम, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर। ठीक है ना, प्रिंसिपल चीफ कॉमर्शियल मैनेजर, ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी ध्यान में रखेगा। वहीं पर मंडल स्तर पर कौन होता है? तो सीनियर एडीसीएम होते हैं, सीनियर एडीसीएम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि मिनी रेक आर परमिटेड इन डैश बैगन। ठीक है ना, तो यानी कि मिनी जो रेक है वो किस प्रकार के बैगन में अनुमत है ये बताना है। तो मिनी जो रेक होता है फ्रेंड वो कौन से बैगन में आपको जो परमिट मिलता है ये बताना है। तो इसका जो सही अनुमति है ये बताना है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कवर्ड बैगन, जैसे कि आपका बीसीएन वगैरह होता है ना उसमें आपको यूज किया जाता है ये। तो ज्यादातर आपको सीमेंट हो गया, ठीक है ना, सीमेंट वगैरह ढुआता है इसमें, फिर आपका अनाज हो गया, ठीक है ना, अनाज हो गया, या फिर आपका उर्वरक, ठीक है ना, उर्वरक, ये सभी ढोने में आपका यूज किया जाता है, जो कि कवर्ड बैगन होता है उसमें। और ज्यादातर मिनी रेक इसमें ही यूज होता है। ठीक है ना, तो मिनी रेक आर परमिटेड इन कौन से बैगन में? तो कवर्ड बैगन में यूज किया जाता है। ठीक है ना, यानी कि अनुमत होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। बाकी आप लोगों को बताइएगा आप लोगों का क्या राय है इसमें। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन 97 है कि पार्सल चार्ज करने के लिए उच्चतम जो स्केल होता है वो क्या होता है? ठीक है ना, तो पार्सल जो चार्ज करने के लिए कहता है आरपीएस होता है, यानी कि राजधानी, पी से पार्सल और एस से हो गया क्या, स्टैंडर्ड होता है। ठीक है ना, तो पीआरएस जिसको बोलते हैं। तो आर जो होता है क्या, सबसे हाई रेट है। ठीक है ना, आर जो है क्या, सबसे हाई रेट है, तो आर जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा। पार्सल चार्ज करने के जो उच्चतम स्केल है वो कौन है? तो आर स्केल है। ठीक है ना, और एक पॉइंट ये भी ध्यान में रखेगा, यदि बीच के स्टेशन से यदि आप पार्सल बुक करना चाहते हैं तो उसमें जो ट्रेन के स्टॉपेज है उस स्टेशन पर कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम कितना, 5 मिनट। ठीक है ना, न्यूनतम कितना, 5 मिनट स्टॉपेज होना चाहिए, तभी आप बीच के स्टेशन में पार्सल बुक कर सकते हैं, अन्यथा लगेज में बुक करना पड़ेगा उस सामान को। ठीक है ना, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट है CRIS के बारे में कि इसका जो पूरा रूप होता है वो क्या होता है, अभी बता चुके हैं। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम इंस्पेक्शन है, ये नहीं हो जाएगा। ठीक है ना, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, चूंकि ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 99 देख लेते हैं फ्रेंड कि दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ? दक्षिण रेलवे, जिसमें आपको बताएं कि दक्षिण रेलवे में टोटल जो इसका जो मुख्यालय वो कहाँ मिलेगा? ये आपको चेन्नई में देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, बाकी टोटल 6 मंडल यहाँ पड़ते हैं साउथर्न रेलवे में, तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 आपका 100 नंबर क्वेश्चन की हॉल्ट स्टेशन पर डैश प्रकार के टिकट जारी किए जाएंगे। तो हॉल्ट स्टेशन रहेगा वहां पर क्या मिलेगा? वहां पर अनारक्षित टिकट यानी कि अनरिजर्व टिकट जो है वही मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत संघ की राजभाषा कौन सी है ये बताना है। तो भारत संघ है उसका राजभाषा क्या मिलेगा? आपको हिंदी मिलेगा, जो कि देवनागरी लैंग्वेज में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। साथ में ध्यान रखेगा कि 10 जनवरी को, ठीक है ना, 10 जनवरी को क्या मनाते हैं? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, ठीक है ना, विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाते हैं कब? तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन होते हैं? तो केंद्रीय हिंदी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन बी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन की रेलवे बोर्ड में हिंदी, ठीक है ना, अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था ये बताना। तो रेलवे बोर्ड में हिंदी यानी कि संसद जो है वो हिंदी अनुभाग को किस वर्ष में स्थापित किया गया था ये बताना है। सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा फ्रेंड आपका ऑप्शन बी, यानी कि 1960 में। ठीक है ना, 1960 में रेलवे बोर्ड में हिंदी अनुभाग की स्थापना जो है, यानी कि हिंदी जो अनुभाग है ना उसका स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन ए बी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में आप लोग जरूर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका 105 में कि भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किस भाग में है ये बताना है। तो भारत के संविधान में राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा
मिलेगा, सॉरी 100, इसका जो सही आंसर होगा आपको भाग 17 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, भाग 17 में आपको संवैधानिक प्रावधान देखने को मिलेगा, किसका, तो राजभाषा का। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका फ्रेंड 106 नंबर है कि मंडल रेलवे कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, ये बताना है। तो मंडल रेलवे कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, सही उत्तर हो जाएगा आपका DRM यानी कि डिविजनल रेलवे मैनेजर, ठीक है ना। ऑप्शन ए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 107 में क्या कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ये बताना है। तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड आपका अनुच्छेद 343 में, ठीक है ना। अनुच्छेद 343 में ऑप्शन सी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजभाषा अधिनियम 1963 जो है वो कब पारित हुआ, तो ये जो पारित हुआ था फ्रेंड कब हुआ था, तो ये जो पारित हुआ था ये हुआ था 10 मई यानी कि 10/5/1963 को, 10 मई 1963। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजभाषा आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना, राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये बताना, ठीक है ना। तो राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित जो समिति है उसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा आपका, समिति के जो अध्यक्ष बने थे ये कौन थे, समिति के अध्यक्ष बीजी खेर दिया है आंसर, समिति के अध्यक्ष, तो समिति के अध्यक्ष जो बने थे वो कौन बने थे, बीजी खेर दिया आंसर, लेकिन मुझे डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है पंत होते हैं। समिति के अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन थे समिति के, से मेरे ख्याल से, चलिए इसका जो आंसर है फ्रेंड आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो फिर इसका जो आंसर है आपको टेलीग्राम पर दे देंगे। आंसर जो है इसका बीजी खेर के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो बीजी खेर इसमें आंसर दिया गया है, तो बताइएगा क्या सही है या फिर ये पंत हो जाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों में से कहीं कोई एक है, इसमें कन्फ्यूजन हो गया थोड़ा सा, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा सा इसको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका कि केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, ये बताना, ठीक है ना। तो केंद्रीय सरकारी जो कर्मचारी उसके लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है, ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा आपका प्रबोध, ठीक है ना, प्रबोध हो जाएगा जो कि प्रारंभिक है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला, इसको कंफ्यूज नहीं, इसको हम क्लियर करके बता देंगे आपको, ठीक है ना। थोड़ा सा दिमाग से उतर गया इसका आंसर ही। बाकी सभी जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो आप लोगों को कंप्लीट कर दिए हैं, बता दिए, साथ में अपन डिस्कशन भी कर दिए, हल्का फुल्का जो भी आता था। बाकी आप लोग बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, वीडियो यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट का इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए तो आज की जो क्लास है वो आप लोगों को यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड, कल फिर मिलेंगे नए क्लास में नए सेट के साथ में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।